यस, लास्ट क्लास पढ़े थे, बहुत अच्छा कंसेप्ट, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हो, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम, 10% से 15%। अगर आपको लगता है कि एसेट्स का जो फ्यूचर बेनिफिट है वो चेंज हो गया तो ठीक है। इसे क्या कहते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ट्रू फॉल्स के लिए। और बड़ा सिंपल है, आज से नया मेथड, कल तक पुराना मेथड। फिर इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था लास्ट टू लास्ट क्लास, एसेट्स का लाइफ तो एक एस्टीमेशन है, ये तो चेंज भी हो सकता है। एसेट्स का लाइफ चेंज होगा तो आज से जो भी वैल्यू बचा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। फिर हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन। आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हो, रेगुलर रीवैल्यूएशन कराते हो एसेट का, तो जो रीवैल्यू हो गया आज से रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन और रिवाइज यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएशन। और रीवैल्यूएशन के एंट्रीज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। और आज इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स के एमोटाइजेशन पे डिस्कशन करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है। और रीवैल्यूएशन पे लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा रहे थे ना, थोड़ा बहुत, पहली बार रीवैल्यू किया और प्रॉफिट हो गया, एसेट्स टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। पहली बार रीवैल्यूएशन किया, लॉस हो गया, पीएल टू, वही सॉरी लॉस हो गया ना, पीएल टू एसेट या पीपी या। और दूसरी बार वाला मैं भी बताऊंगा, दूसरी बार रीवैल्यूएशन क्या वो भी बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना 35 हीरो, ये आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है। इसको बहुत अभी करना नहीं है, अभी हम लोग इंटेंजिबल पे बात करेंगे। ये एकलौता क्वेश्चन है जो आपके स्टडी मेट पे डाला है। ऐसे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करें तो नहीं आना चाहिए आपके एग्जाम पे, क्योंकि फाइनल में आता है। बट दुश्मन ना बहुत स्ट्रांग है, ये इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रांग है, तो जब तक उसे मतलब फाउंडेशन पास नहीं करेंगे तब तक मतलब रिलैक्स नहीं रहेंगे। सो टफ से टफ क्वेश्चंस भी करना है, टफ नहीं है, आई मीन हर एक टॉपिक को कवर करना है। थोड़ा देर बात करेंगे। बेटा हम लोग कंसेप्ट नंबर कितना लिखे थे? 23, शायद लास्ट कंसेप्ट आ रहे 24। छोटा सा प्यारा सा है। और आज पहले ही मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं सबसे पहले होमवर्क दे रहा हूँ ट्रू फॉल्स। आप लोग को पहले बताया था मैं ट्रू फॉल्स के बारे में। जैसे जैसे मैं समझाते जाता हूँ करते जाना, एक साथ इतने सारे करोगे तो आप फंस जाएंगे। ट्रू फॉल्स कॉपी में चाहिए। इस बार के टेस्ट में 10 ट्रू फॉल्स डालने वाला हूँ मैं। 5 बिल्स है ना, और 5 डेप्रिसिएशन का, यानी 20 नंबर ट्रू फॉल्स पे। और ट्रू फॉल्स लिखने के बाद रीजंस लिखना, और रीज़न बुक का नहीं चाहिए, आपके जो समझ में आता है वही लिखना, बट ट्रू फॉल्स लिख के छोड़ना नहीं। सब यहीं से डालेंगे और जून में पेपर आएगा, देखना आप लोग को कितने सारे क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे आपके सीनियर्स का। वैसे ही आप लोग को और कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कर लो, फिर सितंबर में भी आपको कॉमन क्वेश्चंस ही मिलते जाएंगे। सो इंटेंजिबल एसेट्स ये सिलेबस में नया है, तो 5 स्टार लगा देना इंटेंजिबल एसेट्स के लिए।
या इंटेंजिबल एसेट्स क्या है पूछे तो आप लोग 12 पास स्टूडेंट है, सबको पता है सर कुछ ऐसा एसेट्स जिसको देख नहीं सकते। लाइक सबसे प्यारा इंटेंजिबल एसेट्स किसका नाम जानते हो? गुडविल। तो ध्यान रखना गुडविल दो टाइप के होते, एक तो सेल्फ जनरेटेड होते जो अपने आप 20 ईयर्स से आप कोचिंग करा रहे हो तो गुडविल है आपका, और एक परचेज गुडविल। तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ज़िंदगी में गुडविल मतलब परचेज गुडविल। कौन सा गुडविल? परचेज, यानी आपने पे किया उसके लिए, गुडविल को खरीदा है आपने, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। और आप लोग हमेशा यूज़ करते हो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी क्या है बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट का नाम जानते हो, ट्रेडमार्क जानते हो, कॉपीराइट जानते हो, काफ़ी है। ये 5 इंटेंजिबल एसेट्स है। व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट्स पूछा जाएगा तो यही बोलेंगे, इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, फॉर रेंटल, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इंटेंजिबल एसेट्स आइडेंटिफाइबल है कि ये गुडविल है, ये पेटेंट है, ये कॉपीराइट है, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसे यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर है, बट देख नहीं सकते हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो बेटा यहाँ पे ना फ्यूचर के लिए एसेट्स क्या है ये आपको थोड़ा सा सीखना है फ्यूचर के लिए। नॉन मॉनेटरी एसेट्स किसको बोलते हैं वो जानना है। तो कभी कोई पूछे एसेट्स क्या है तो आप लोग को ऐसे बोलना चाहिए, एसेट्स एक रिसोर्सेज है जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। एसेट रिसोर्सेज विद इन योर कंट्रोल जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। ये आप लोग को इंटर फाइनल तक बहुत बार ज़रूरत पड़ेगा। एसेट एक रिसोर्सेज है जो आपके कंट्रोल में है जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। वो जो भी क्यों जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एसेट। बस फ्यूचर में बेनिफिट मिलना चाहिए। मॉनेटरी एसेट, नॉन मॉनेटरी एसेट्स क्या होता है ये दिखाता हूँ। ये बैलेंस शीट है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैश का भी नाम सुना है, डेटर भी नाम सुना है, से 10,000 कैश 10,000, डेटर्स 10,000। तो कैश 10,000 का मतलब आपके पास सच्ची का 10,000 रुपया ही है, और डेटर्स 10,000 का मतलब डेटर से आपको मिलेगा कितना? 10,000। इसको कहते हैं मॉनेटरी एसेट। जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट पे है उसी वैल्यू पे सेटलमेंट होगा, उसको बोलते हैं मॉनेटरी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी। और यहाँ पे देखो पीएम है 10,000 का, प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या हम लोग प्लांट एंड मशीनरी बेचेंगे तो ज़रूरी है कि 10,000 ही मिलेगा? ना, उससे कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। ऐसे बोलेंगे क्या, सुनो मेरे बैलेंस शीट में 10,000 है, तुमको 10,000 ही देना पड़ेगा नहीं तो टपका दूंगा, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो नॉन मॉनेटरी एसेट्स वो होते हैं जिसका बैलेंस शीट में वैल्यू कुछ और है बट सल्टाएंगे तो कुछ और मिलेगा। डेफिनेशन नहीं लिखना है आपको, ये आगे के लिए। मॉनेटरी एसेट्स वो होते हैं जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वही मिलेगा। डेटर्स 10,000 है तो डेटर से कितना मिलेगा तेरे को? 10,000। कम देगा तो सर फोड़ दो उसका, चश्मा फोड़ दो उसका, और ज़्यादा तो वो देने से रहा। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसी पे आपको मिलने वाला है वही अमाउंट, उसको बोलते हैं मॉनेटरी। और बैलेंस शीट में कुछ और सेटलमेंट कुछ और, क्या बोलेंगे उसको? नॉन मॉनेटरी। अभी ये टॉपिक में आपके सीनियर्स को पढ़ाऊंगा, यही क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखो, ये A11 जो फॉरेन के साथ ट्रांजैक्शंस होता है, मॉनेटरी आइटम्स क्या है, और बोला है कि ये शेयर कैपिटल, डेटर्स,
इन्वेस्टमेंट, पीपी मॉनेटरी है ना नॉन मॉनेटरी है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक टर्म का कितना इंपॉर्टेंस है। डेटर्स, डेटर्स क्या एसेट्स है, मॉनेटरी। बैलेंस शीट में 10,000 तो डेटर्स भी देगा 10,000। कोई डेटर्स चोर निकला अलग बात है, बैड डेट डैश डैश, बट ऐसे तो यही सोचते हैं ना। फिक्स एसेट्स, पीएम प्लांट एंड मशीनरी, वो एसी आपके बैलेंस शीट में जितना रहता है उतना नहीं मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन मॉनेटरी। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जितना रहता है तो जरूरी नहीं अब कंपनी बंद हो जाएगा तो शेयर होल्डर्स को उतना ही देंगे, जितना पैसा रहेगा उतना ही देंगे, तो ये भी क्या हो जाता है, नॉन मॉनेटरी। अभी आप लोग समझोगे नहीं, बस हाँ बोलते जाना। इन्वेस्टमेंट, मैंने शेयर्स खरीदा 1 लाख का, जरूरी है बेचेंगे तो 1 लाख ही मिलेगा, हाँ तो समझोगे नहीं, हाँ बोलते जाना, हम जो बोलेंगे नॉन मॉनेटरी। पता है इसके लिए 4 नंबर मिलेंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को इंटर में। एक टर्म बताया आप, और इसको आप लोग ना सीरियस कर रहे हैं कि बता रहे कि देखो आप जो पढ़ रहे हो अकाउंट्स ना कितना अच्छा है, आगे कितना फायदा मिले। देखो क्लासीफाई फॉलोइंग मॉनेटरी आइटम्स क्या है, यहाँ पे वही लिखा है, एस 11 ने वही बोला है, बट अभी आप लोग को नहीं चाहिए। तो आज के क्लास का एक अच्छा सा टर्म जो हम लोग को आगे फायदा देगा, क्योंकि अभी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा 1 लाइन का, तो आइडेंटिफाइबल तो सब समझ जाएगा। ये नॉन मॉनेटरी क्या होता है, हम लोग 11 में तो सोचते हैं नॉन मॉनेटरी मतलब जहाँ पैसा नहीं रहेगा वो नॉन मॉनेटरी, और जहाँ पैसा रहेगा मॉनेटरी, तो उला लला हो जाता। क्योंकि मैंने भी 11-12 पढ़ाया तो मेरे को पता है कि हम लोग का लेवल क्या है, उसलिए आप लोग को दिखा दिया। नॉन मॉनेटरी एसेट्स का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में कुछ और मिलेगा, कुछ और। सही बात है, हमारे बैलेंस शीट में गुडविल का वैल्यू 1 लाख है तो बेचेंगे तो जरूरी है 1 लाख मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है कम भी। इज इट ओके? तो ये ट्रू फॉल्स के लिए इतना ही समझने से हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। और ये एग्जाम्पल समझ गए बेटा, ये एग्जाम्पल 5 तो एकदम ध्यान है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे एसी खरीदा था 10 साल चलेगा तो 10 साल डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। हमने गुडविल खरीदा है, हमने कॉपीराइट खरीदा है, हमने आईपीएल का 4 साल का टेलीकास्ट राइट खरीदा है, उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपया दिए, उसको भी तो 4 साल में राइट ऑफ करेंगे, उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है और इनटेंजिबल का डेप्रिसिएशन को एमोर्टाइजेशन, और नेचुरल रिसोर्सेज वेस्टिंग एसेट्स को डिप्लीशन। ओके, तो जितना साल के लिए आपका है उतना साल में राइट ऑफ कर दो। लेकिन नॉर्मली हम लोग एज 26 पढ़ेंगे इंटर में आकर, नॉर्मली 10 साल लिया जाता है इसका लाइफ। इंटेंजिबल एसेट्स को बोला जाता है कि 10 साल में, आपके पास 20 साल का राइट है तो 20 साल में राइट ऑफ कर दो। नॉर्मली क्या लिया जाता है? 10 साल। और खत्म, बस इतने ही है। और 2 क्वेश्चन, कोई बच्चा वो 2 क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। अभी देख रहा है, या तो जून के एग्जाम में टपक गया, नहीं टपका तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, बिकॉज दिस इज न्यू इन योर सिलेबस। ये इंटर में पढ़ाया जाता था, अब बच्चों को एडवांस किया जा रहा है। आई होप खत्म, आज का मेन क्लास का टॉपिक यही था, समझ में आ गया। अब इस पे 2 सम भी करेंगे, 2 लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे। हेडिंग दे दिया इंटेंजिबल एसेट्स। नंबर 1 लिखना, एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल, बैग साइड में रख दो बेटी, इधर रख दो। एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट, is an identifiable non-monetary asset without physical substance. Non-monetary asset without physical substance. बोर्ड पे दिख रहा है बेटा। An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. Held for use in production or supply of goods
प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो सॉफ्टवेयर हम लोग लिए वहां से सर्विस देते हैं आप लोगों को, और फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, और फॉर रेंटल भाड़े पे लगाते हैं, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ऑफिस में यूज करते हैं सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। गुडविल परचेज्ड, गुडविल परचेज एंड सॉफ्टवेयर। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और आप लोग के मोबाइल पे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, ये सब तो हो गई। ये सब हटा दो, अभी आप लोग सब हटा दो। ये सब आप ये लोग जो प्रोवाइड करता है इनके कंसल्टेंट बनने वाले हो, तो ये सब हटा दो, बाद में फ्री में सब मिलेगा। रिक्वेस्ट करके करके आपको दे देगा, सबसे पहले आप ही देखो सीए साहब। ओके डन, नोट 1 डन। बस यहाँ से वो एक लाइन नहीं, सिर्फ आधा लाइन ये याद रखना ट्रू फॉल्स के लिए। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और कुछ नहीं चाहिए। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये अकाउंट्स में ज़्यादा थ्योरी व्यूरी पढ़ने का नहीं है, कुछ 4-5 चैप्टर है मैं पढ़ाऊंगा तो वो रटाऊंगा। आगे नाउ पॉइंट नंबर 2, cost of intangible assets. Cost of intangible asset is amortized. Cost of intangible asset is amortized over its useful life. Cost of intangible asset is amortized over its useful life. बस थ्योरी खत्म। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज एमोटाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जैसे ये एसी 50,000 में खरीदा, 10 साल चलेगा, 10 साल में राइट ऑफ करते थे ना, तो इंटेंजिबल एसेट्स को डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, एमोटाइजेशन। और एंट्री भी होगा एमोटाइजेशन टू जो भी रहेगा, पेटेंट, कॉपीराइट, जो भी, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री एक लाइन में लिख लेना। अकाउंटिंग एंट्री, एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट, एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स का नाम, पेटेंट लिख दो एक बार, पेटेंट ऑब्लिक कॉपीराइट, एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट ऑब्लिक कॉपीराइट। और साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजते थे ना, इसको भी भेजो, नाराज हो जाएगा ना। सबको पीएल में भेजना होता है। पीएल टू एमोटाइजेशन, पीएल टू एमोटाइजेशन, पीएल टू एमोटाइजेशन। देखो लास्ट एमसीक्यूज यही है। An intangible asset is a non-identifiable, non-identifiable ना identifiable चिल्ला रहे थे, बस खत्म, यही लिखना था। तो ये फॉल्स हो गया। An intangible asset is an identifiable non-monetary asset held for use in production, supply of goods, services and all. मेन तो आइडेंटिफाइबल लिखने से 2 नंबर मिल जाएगा आपको, और एकदम लास्ट में आप लोग देखोगे भी नहीं और डैश ही हो जाएगा। सो आप लोग सारे कॉपी में करना, सब कुछ सिखा दिया। जितना 23 एनसी ट्रू फॉल्स है ना,
सब कुछ हमारे नोट्स पे कवर कर दिया। आइए इस पे 2 क्वेश्चन रखा हूं मैं, 2 क्वेश्चन रखा हूं इस पे, उसको पहले कराता हूं। 25, 26 रखा था क्या? इसको करते, फिर हमारे बच्चों को रिवैल्यूएशन पे सिखाएंगे और उसके बाद प्रोविज़न का सम। कल ठीक ठाक रहा तो रेक्टिफिकेशन हम लोग 2 घंटा के क्लास में 1 घंटा रेक्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर देंगे, और रेक्टिफिकेशन तक हो गया तो हमारा 35 मार्क्स, बहुत टेस्ट लेंगे और आपको पूरा फुल मार्क्स दिलाना है। अब नेक्स्ट स्टेज से बच्चा जो रॉन्ग करेगा ना उसको ट्यूशन में पकड़ के रखेंगे, जब राइट कराएंगे फिर उसके बाद घर भेजेंगे, पनिशमेंट देंगे। इंटर वाले को आज सुनाया, गलती होने से 10 बार करेगा। फाउंडेशन वाले को थोड़ा ज़्यादा पनिशमेंट, गलती होने से 15 बार कराएंगे। सेम सम। इंटर वाले बड़े हो जाते हैं ना, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पनिशमेंट देना होता है, बड़े को देने से भाग जाएगा फिर। सो आप लोग गलती करोगे ना तो 15 बार कराने का सोच रहा हूँ। इंटर वाले को आज सुबह सुबह उनको ने कर दिया, उनको ठीक से मीटर उनका 10 बार बोला उनको। और आप लोग के लिए जो गलती करेगा 50% से ज़्यादा सम्स में उनको बैठा के रखेंगे। मैं भी 9 बजे तक बैठूंगा, आपको भी खिलाऊंगा भी कुछ नहीं, और बोलेगा करो, पनिशमेंट दूंगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। डर के पढ़ना मत, बट टेस्ट तो भैया डर के देना कि अगर गलती किया तो आरजी खा जाएगा। और बाकी का पढ़ते समय ट्यूशन आओ आराम से, होमवर्क नहीं हुआ कोई बात नहीं, आरजी सिखाएगा। बट टेस्ट ले रहा है मतलब आरजी ने तैयार कर दिया है, और उधर तैयारी में गलती होगा तो भैया कहाँ छोड़ेंगे। सो 25, 26 5 स्टार लगा दो, लगा दिया। और प्रे करो कि आपके सीनियर्स के एग्जाम पे ना आए तो फिर आपके एग्जाम पे आएगा। अगर उनके एग्जाम में आ गया तो फिर हम लोग तो देखते रह जाएंगे। कल आपके इंटर का कॉस्टिंग का एग्जाम था, सारा का सारा पेपर इधर ही बुक पे सारा का सारा क्वेश्चंस प्रेरणा मैट से आया, दिल्ली से पेपर आया। फिर उसके पहले टैक्स का क्वेश्चन था, एकदम सारा का सारा प्रेरणा के मैट से। फिर उसके पहले अकाउंट्स था, वो भी मैट से। मैं अभी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब सरस्वती मैया यहाँ से पूरा किताब लेके जो पेपर सेट उसके दिमाग में छाप दी, सारा एज इट इज। लग ही नहीं रहा कि वो दिल्ली से आया, लग रहा है कि मेरा स्टूडेंट बना दिया, इतना कॉमन आया। वो आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि आप लोग मेरे को जानते नहीं हो, बस सुने हो, और देखोगे कि ये क्या इंसान है, इसका कैसा कॉमन आता है, तो वो ज़्यादा भरोसा आएगा। तो वो शाम को बाद में दिखाएंगे, बट अभी ये 2 में से एक हिट लिस्ट है, क्या पता जून में आ जाए, और दोनों आप कर लोगे। और सीखते समय हम लोग कैसा चाल चलना चाहिए, कछुआ का। और जिंदगी भर तो खरगोश बनना ही है, तो आप लोग सीखते समय धीरे धीरे करना, ठीक है एकदम। ये मेरा भी नया थीम है, पढ़ो कछुआ के तरह, आगे बढ़ो, आगे खरगोश की तरह। नहीं अभी तो पढ़ो कछुआ की तरह, आगे तो खरगोश ही बनना पड़ेगा। तो 100 नंबर कैसे करोगे, ठीक है बेटा। यानी बोलने का तात्पर्य ओवरटेक नहीं करो। कुमार RD & कंपनी रजिस्टर्ड अ पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट से 1 जुलाई 21 को डेवलप एट अ कॉस्ट ऑफ 28 लाख, डेवलप एट अ कॉस्ट ऑफ 28 लाख एंड स्पेंड 2 लाख टुवर्ड लीगल फी रजिस्ट्रेशन। इन्होंने कोई पेटेंट क्रिएट किया है, खर्चा लगा 28 लाख और 2 लाख रुपया लीगल फी रजिस्ट्रेशन। तो पेटेंट एक एसेट हो गया। तो आपको सिखाया गया था एक एसेट पे जो भी खर्चा लगता है उसको कैपिटलाइज करते कॉस्ट में प्लस। तो क्या आप बता सकते हो कॉस्ट ऑफ पेटेंट क्या होगा? 28 + 2 30 लाख, पक्का? द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 10 ईयर्स। इस 30 लाख का फायदा आपको कितना साल मिलने वाला है? 10 साल। द बुक्स क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन चैप्टर में तो बोलते ही ना भाई, ईयर देखना। सो पेटेंट अकाउंट, एमोटाइजेशन अकाउंट 21, 22। तो कितना रुपया एमोटाइज करेंगे? 28 + 2 30 ना,
डिवाइडेड बाई 10, हर एक साल कितना होगा? 3 लाख। बोलो बेटा, हर एक साल का 3 लाख है। क्लियर है बेटा? लेकिन वो जुलाई से है ना, तो वो आपको 6 मंथ्स का देखना पड़ेगा, बट एक साल में कितना एमोटाइज करेंगे? 3 लाख। और एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर एक साथ कर लेंगे। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड स्ट्रीमिंग राइट ऑफ ए मूवी का राइट, मूवी स्ट्रीम करने का राइट मिला 18 लैक्स पे, विथ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रीमिंग बिंग 10 ईयर्स। तो आप लोग ही हो प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी, आपके पास राइट मिला मूवी के लिए 18 लाख रुपीस पे, और 10 साल उससे स्ट्रीमिंग करोगे। तो फॉर द टाइम बीइंग हम लोग एमोटाइजेशन करेंगे इसको। 18 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1,80,000 पक्का। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, चौथा साल, 3 साल पार हो गया, 4th ईयर, अभी भी कितना साल लाइव बचा? एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर है, सोच समझ के बोलो। 10 साल था, 3 साल गया, अभी भी कितना बचा? 7। बेस्ड ऑन डिक्लाइन इन व्यूअरशिप, लोग देखना छोड़ दिए, घटिया मूवी था। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइडेड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब 5 साल ही चलाओगे, तो जो भी वैल्यू बचा है डिवाइडेड बाई 5। अरे ऐसा तो अपने एसेट में भी किए थे ना। हाँ, कैलकुलेट एमोटाइजेशन ऑफ 4th ईयर। तो 4th ईयर का एमोटाइजेशन कैसे करेंगे? तो एक बार वो सम तो याद ही होगा। 18 लाख था ना बेटा, ईयर 1 पे कितना माइनस कर दिए? 1,80,000। ईयर 2 पे भी कितना? 1,80,000। ईयर 3 पे भी 1,80,000। तो बचा कितना? 18 लाख था। 18 लाख में हमने राइट लिया था इंटेंजिबल एसेट्स का, 3 साल डेप्रिसिएशन मार दिए, तो कितना वैल्यू बचा? 12,60,000। अब लाइफ कितना बचा? डिवाइडेड बाई 5, 2,52,000। क्लियर है सबका? सर ये तो हमारे फिक्स एसेट्स टाइप का ही, हाँ है तो ठीक है, बट आपको समझ में आ गया? अभी दोनों सम आप लोग करेंगे, मैं दिखाता हूँ इसका आंसर, और फिर उसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन पे चर्चा करके मेरे नाम का जो सम्स है वो कराएंगे, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशंस के सम जितना बाकी है सब हम लोग मिलजुल कर करेंगे। बोर्ड पे देखना। यस, ये लास्ट सम है आपके स्टडी मैट का। कितना आंसर दिया था आप लोगों ने? 2,52,000। बिल्कुल सही जवाब, फटाफट कर लो। ऐसा किए थे आप लोग, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमोटाइजेशन पर ईयर 3 ईयर्स तक 540, कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू अपने स्टाइल से कर लो ना, जैसे हम लोग किए थे। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट लेस एमोटाइजेशन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, जैसे मर्जी करो। कॉस्ट ऑफ स्ट्रीमिंग राइट कितना रुपया था?
लेस amortization year 1 18 lakh divided by 10, how much बेटा 1,80,000। फिर ईयर 2 में भी कितना 1,80,000, ईयर 3 में भी 1,80,000। तो फोर्थ ईयर में वैल्यू कितना बचा 12,60,000। और अब क्या बोला बेटा रिमेनिंग लाइफ 5 years। amortization for fourth year 12,60,000 divided by 5, क्लियर। कॉस्ट ऑफ स्ट्रीमिंग राइट लेस एमोटाइजेशन ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। सारे डेप्रिसिएशन के बिल्स के लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया जा रहा है, आप लोग प्रैक्टिस करना यूट्यूब पे खोल के आराम से, जो भी सम देखना है वहीं से प्रैक्टिस कर लेना, जम के प्रैक्टिस करना। डेप्रिसिएशन और बिल्स का एकोमोडेशंस के क्वेश्चंस यूट्यूब पे कोई सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं है, बस खोलो और आराम से रिवाइज करते रहो। और अच्छा लगे तो कमेंट करना, और समझ में नहीं आया तो सर और अच्छा से पढ़ाइए, ऐसे भी कमेंट कर देना। दिस इज डन। और अच्छा से पढ़ाएंगे फिर। बाबू ये हो गया, आसान है बट डोंट टेक लाइटली। और एक इसका भाई है वो भी करा देता हूँ। मैं इस बार होमवर्क कम देना चाहता हूँ, एकदम रिपीटेड सम्स हो गया तो होमवर्क दूंगा, अदरवाइज होमवर्क ना के बराबर। बेटा इसका आपने 30 लाख रुपया कॉस्ट बोला था क्या, बोलो बेटा। और एमोटाइजेशन क्या बोला था 3 लाख, बोलो भाई, ये तो कर ही लिया था ना। और पेपर सेटर ने क्या बोला, पेटेंट अकाउंट मांगा है ना आपके क्वेश्चन में। तो पेटेंट अकाउंट देखो, एसेट अकाउंट कितना बनाए थे, 2 बैंक 28 लैक्स, 2 बैंक लीगल चार्जेस लगा था ना 2 लाख। बाई डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे क्या, एमोटाइजेशन। और बेटा जुलाई से दिसंबर तो 6 मंथ्स ही होता है ना, तो 1 साल का 3 लाख, 6 महीने का 1,50,000, फिर यहाँ 28,50,000, फिर नेक्स्ट ईयर बाई एमोटाइजेशन। और एमोटाइजेशन का लेजर तो कितना आसान होता है ना। अरे डेप्रिसिएशन में 2 एसेट बाई पीएल, 2 एसेट बाई पीएल। आज यही सीखने आए हो, बताओ तो संडे कितना रिलैक्स होने आए हो हमारे पास। चलो फटाफट कर लो, कौन सा क्वेश्चन है ये 25। बोलो बेटा। यस निशान, कोई प्रॉब्लम। सिक्स मंथ समझ में आया क्या सबको, या थर्ड लास्ट बेन गुड़िया लोग 6 मंथ समझ में आया क्या, 6 मंथ जुलाई से दिसंबर, और बाकी तो नेक्स्ट ईयर से हर एक साल 3 लैक्स। और पीछे बैठे भाई बंधु लोग, पांडव लोग कहाँ गए, मिसिंग है 1-2। बोर्ड से उतना देखने का जरूरत नहीं है, खुद करो, थोड़ा हेल्प ले लो।
क्योंकि एसेट अकाउंट तो बनाना आता ही है, सिर्फ भाई एमोटाइजेशन ही लिखना है आपको। ये डिस्प्ले छापने के लिए नहीं किया हूँ, खुद करो और मतलब खुद ही कीजिए। मतलब बहुत लाइट टॉपिक है ना, हमने बहुत हार्ड लेवल मतलब लेवल हाई कर लिया, ये सब लिखने का मन नहीं कर रहा है। बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस, ऑल कंसेप्ट्स डन। अब आपको पढ़ना है, याद कराने के लिए टेस्ट डालूंगा। 2 ट्यूसडे को डेप्रिसिएशन का ही टेस्ट रहेगा, ये ट्यूसडे नेक्स्ट ट्यूसडे। एक बार में पूरा तैयारी नहीं होगा, दूसरा बार में पूरा हो जाएगा। टेस्ट से भागना नहीं, टेस्ट में डांटेंगे नहीं, सॉफ्ट पनिशमेंट देंगे लिखने के लिए 10-15 बार, इससे आपके लिए अच्छा है। कोई तो आपके पीछे लग के आपको पास कराने के लिए मतलब जी जान लगा दिया है, बस ऐसे खुशी मनाना अपने आप से कि भैया सीए का कोर्स ऐसे नहीं होता है अपने आप हो जाए। कोई लगना पड़ता है, डंडा लेके मारना है, तो डंडा लेके खड़ा रहूँगा मैं और पास कराऊँगा। पॉजिटिव लेना आप लोग सबको ही, और नहीं चाहता हूँ किसी को पनिशमेंट देना, बैठाना, पर ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी कमी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो पास करवाना है आपको। तो आप लोग पॉजिटिव लेना। इस मॉडर्न जनरेशन पे भी कोई ऐसा टीचर है जो डांट डांट के पढ़ाएगा, पढ़ना ही पड़ेगा। यस बेटा, पढ़ना ही पड़ेगा, पास होना ही है, नाम के साथ सीए लगाना ही है। सीए बनने के बाद मेरे को मिठाई नहीं चाहिए, आपका कमाई का कोई शेयर भी नहीं चाहिए, बट बनाना जरूरी है। तो ऐसे मत सोचा कि ये इसलिए बना रहा है कि लगता है 10% शेयर मांगेगा, कोई नहीं, ना मैं मांगूंगा ना आप दोगे, और जरूरत भी नहीं है, आप स्टूडेंट भेज देना, उसी से मेरा जिंदगी चल जाएगा। बट आपको बनाना है। आप लोग रेफर करते हो कि नहीं अपने दोस्तों को? भाई किसी का रेफरेंस में तो स्टूडेंट मिल ही नहीं रहा है, चॉकलेट मिलेगा रेफर करने से? यस, अपने दोस्तों से पूछे सीए करना है, चले जाओ प्रेरणा में। कितना अच्छी तरह से अनमोल उस दिन डायलेक्ट मार रही थी, अभी वो आया ही नहीं उसका रील्स। आज पूछता हूँ मैं, आएगा 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 आएगा, एकदम पूरा प्रोफेशनल की तरह बात की वो। अब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाला उसको हायर ही कर लेंगे, चलो बेटी तुम बोलो कुछ, इतना अच्छा से बोल रही थी। और वो तो धोखेबाज निकली, किसी को बोलती आजा पकड़ लूंगी और गिरा देती है। सो चलो डन, पैटर्न डन, डन। रिवैल्यूएशन के नोट्स पे आ जाइए। ये क्लोज करना, डेप्रिसिएशन का लेजर पहला साल क्लोज करना, इन्होंने भूल गया क्लोज करना। लेजर हर एक साल क्लोज किया जाता है। डन। यस, ये देखना बेटा, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन इंक्रीज हो गया 10,000, क्या एंट्री होगा? फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन इंक्रीज हो गया 10,000, पीपीई टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। फिर सेकेंड टाइम बहुत ऑप्शंस डाल रहा हूं, देखना बड़ी बेटा आगे। ये देखो, पहली बार रिवैल्यूएशन किए और वैल्यू बढ़ गया तो कहाँ डाल देते बेटा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। सेकेंड टाइम
फिर से प्लस हो गया 2000, फिर बढ़ गया, तो फिर क्या करेंगे? पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 2000। दूसरा सेकेंड टाइम -7000 हो गया, मतलब गिर गया। सेकेंड टाइम कम गया, यस, रिवैल्यूएशन टू पीपी कितना? वेरी वेरी गुड। अभी सेकेंड टाइम 10,000 डाउन हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू पीपी कितना? 10,000 एंड -12,000 हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस पीएल बोल रहा है टू पीपी। क्या करूं? अरे पीएल क्यों? ये तो अरे रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाले थे ना। अरे सर कितना डाले थे सर? आप पूरा अमेरिका का धन दौलत थोड़े ना डाले थे, 10,000 ही डाले थे, तो कितना निकाल पाएंगे? 10,000। दैट्स ग्रेट। मेरे को लगा तो लोग समझा ही नहीं था। 1 लाख डाल दिया क्या? लगा अमेरिका से आ रहा है। और क्या करूं? अरे भाई तुम लोग इंटर में क्या करोगे अभी सीखोगे तो? 12,000। इंटर में आपके भैया दीदी लोग से पूछना, A10 पढ़ा है? हाँ। रिवॉल्यूशन का एंट्री भूल गया हो, हम सिखाते हैं। तो A10 में ये होता है इंटर पे। मैं क्वेश्चन उसका भी दिखा दूंगा, अभी तो पहले इसको समझा दो। क्लियर है? तो आज का क्लास का लास्ट टॉपिक यही था कि रिवॉल्यूशन का सेकेंड टाइम ये वाला एंट्री। मैं तो आपके एग्जाम पे यही सोचूंगा, इफ इट कम्स, या तो आए नहीं इतना बाउंसर कंसेप्ट, और आए तो फर्स्ट टाइम आए, बट सिंस बुक में है तो सब करना है। इज इट कंफर्टेबल एवरीवन? तो ये फर्स्ट टाइम अप था, सेकेंड टाइम फिर अप हो गया, तो जितना बार प्रॉफिट होता है सरप्लस में डालो, डाउन होता है तो जितना सरप्लस में बैलेंस है उतना ही डेबिट होगा। यस बाबा के जेब में 10,000 रुपया है, पॉकेट से निकालेंगे तो 11,000 रुपया निकलेगा का? कितना निकलेगा? 10,000। और 11,000 निकला तो चोरी करके लाया तुम कहीं से। तो जितना आपके रिजर्व में क्रेडिट है उससे ज्यादा डेबिट कभी नहीं होगा लाइफ टाइम, ध्यान रखना है। छाप लो। अभी और एक डाउन, फिर आप बोला कराएंगे, फिर खत्म चैप्टर, सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। उधर जगह है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेश जगह आ जाओ बेटा। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन प्लस 10,000, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन प्लस 10,000, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन प्लस 10,000, पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, फिर सेकेंड टाइम, फिर प्लस, प्रॉफिट से प्रॉफिट है तो नो प्रॉब्लम, लॉस होएगा तो जितना सरप्लस में डाले थे उतना ही निकाल पाएंगे।
डन। तो जब सेकेंड टाइम वाला पेपर सेटर क्वेश्चन पूछेगा ना, सेकेंड टाइम वाला, तो मुड़ मुड़ के देख लेना फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फिर वैसे ही एंट्री लगाना। हम लोग के पास वही समय अभी करेंगे। अभी पहले लॉस वाला भी एक दिखाता हूँ। ये डन। चलो, लास्ट क्लास का ही नॉलेज है बोलना, ये भी आप लोग बोल देना, अच्छा रहेगा। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन -10,000 फर्स्ट टाइम PL टू PP। अब फिर से चलते, सेकेंड टाइम फिर से -2,000। पहले भी कमा था, अभी फिर से कम गया, तो कम गया तो ठीक है, अब क्या करें, PL ही तो था पहले, फिर क्या लिखे, डन। कितना, 2,000। सेकेंड टाइम बढ़ गया 7,000, तो बढ़ने से हम लोग तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में भेजते ना। सेकेंड टाइम का रिवैल्यूएशन का एंट्री थोड़ा सा ट्रिकी है। फर्स्ट टाइम को देखना होता है क्या हुआ है। फर्स्ट टाइम का लॉस कहाँ डाल दिए थे, PL में। अब 10,000 तक PL से निकालना है, फिर उसके बाद कुछ करना है। तो क्या कर सकता हूँ, बढ़ने से PP डेबिट होगा, ये तो मेरे को पता ही है, 11 से पढ़ते आ रहा हूँ मैं। 2PL, वेरी गुड। कितना, 7,000, बहुत अच्छा। प्लस 10,000 हो गया, 10,000 बढ़ गया, तो ये भी सेम एंट्री, PP टू PL। कितना, 10,000। और आखिरी बार 12,000 बढ़ गया। लोग PP तो 12 लिखना ही है। 2 पहले PL में डाले थे, PL से वो डेबिट किए थे, क्रेडिट लॉस दिखाए थे, प्रॉफिट दिखा दिया, 2,000। सुपर, ग्रेट, वेल डन। आप अपना फाउंडेशन नहीं, इंटर भी संभाल रहे हो, छाप लो। इंटर के अकाउंट्स में इतना खुशी पाओगे, इतना शांति मिलेगा आप लोगों को, बोलेगा अच्छा किया था रमेश सर ने फाउंडेशन में रगड़ा था। बहुत आसान लगेगा आपको। क्लास 11 का अकाउंट्स लगेगा जब व्हेन यू कम टू इंटरमीडिएट, बोलोगे लेवल हाई है, बट हमारा फाउंडेशन का लेवल बहुत हाई था, इसलिए अच्छा से टेस्ट देना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करके एकदम रट लेना है, यही आपका भविष्य है। नेक्स्ट 40 साल आपको क्या होना है आपके साथ, ये डिसाइड करेगा। तो मैं सभी बच्चों को लेके आ रहा हूँ। वो वाला क्वेश्चन कौन सा था, 35। लिखो राहुल बाबा, ठीक है बाबा। राहुल बाबा के बाजू वाले बाबा का नाम भूल जाता हूँ, कौशल। आपका टेस्ट का कॉपी कल आए थे क्या, आप कॉपी लिया था, नहीं दिया। और ये बाबा का नाम भी बोल रहे, अनुज बाबा, समझ में आया, वेरी गुड। चलो आगे चले। इस पे इंस्टीट्यूट स्टडी मेट में लास्ट क्वेश्चन रखा है 35 नंबर। आज तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
आप लोग को रिवीजन का क्या सिस्टम सिखाए थे बताना, रिवीजन के लिए क्या बताए थे? यस, पहले सारे एग्जाम्पल्स करना और उसके बाद स्टडी मेट के सारे सम्स, तो उसके बाद फिर एक्स्ट्रा डैश डैश सम। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग को स्टडी मेट में है वो एक बार मिला लेना और बाजू में एसएम लिख लेना। स्टडी मेट के सम्स करोगे ना 10-12 ही सम्स पढ़ना पड़ेगा, एक बार टेस्ट के लिए उसी में से नॉर्मली आता है, हो जाएगा, क्या पता एग्ज़ाम में भी वही आए। तो अब मेरे मैट पे तो 35-36 सम्स है, बट स्टडी मेट में गिन के 15 ही सम है, तो एक बार 15 सम्स तो कर लेना, फिर उसके बाद टाइम बचता है तो दूसरा करना। तो आप रिवीजन में मेरे एग्जाम्पल्स पढ़ना और फिर स्टडी मेट से सारा सम्स कर लेना, फिर बिल्स का भी मेरे एग्जाम्पल्स पढ़ना, स्टडी मेट से जो कॉमन है कर लेना। हाँ, स्टडी मेट हो गया, अब तो पास हो गया, अब तो आरजी पनिशमेंट नहीं देगा, अब हमें क्रीम चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तब आरजी के बाकी का सम्स भी कर लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा करोगे ना रिटेंशन रहता है। तो एक बार ज़िंदगी जीने के लिए, पास होने के लिए कंसेप्ट्स का एग्जाम्पल्स और स्टडी मेट का सम, और उसके बाद फिर और एक्स्ट्रा सम्स करना। तो इस तरह से क्या होगा ना, स्टडी मेट तो सर आप बोले थे दहेज में ले जाएंगे, हाँ दहेज में ले जाना है, वो बता रही है, बट मैं तो बोला उसको देखकर मार्किंग कर लेना है। कौन बोला खोल के पढ़ना है? सासू माँ को पुराना किताब दिखाएगी क्या? बस वहां से देख के यहाँ लिख लेना है, क्योंकि सब कुछ प्रेरणा में कवर्ड है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। P35 उसको याद है कि बोले थे कि सासू माँ को एकदम नया कॉपी बुक देना है। चलो ठीक है, तुम लोग को सब याद रहता है, बहुत ख्याल रखोगी सासू माँ को। अच्छे की सासू माँ भी बड़ी खुशकिस्मत रहेगी, बहू रानी इतना ध्यान देती है और सीए भी है, बताओ तो, कमा के भी खिलाएगी। हीरो ग्रुप ऑफ पीपी, चलो चलो पढ़ाई करते हैं। हीरो ग्रुप एट पीपी विथ अ बुक वैल्यू 35 lakhs। आपके पास पीपी 35 lakhs का है, 35 lakhs का। द बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख, बस यही था मेन पॉइंट। रिवैल्यूएशन सरप्लस में पहले से 3 लाख है, तो क्या आगे जो रिवैल्यूएशन होगा पहली बार होगा ना सेकेंड टाइम होगा? आई मीन सब्सिक्वेंट टाइम पे होगा ना? कैसे पता चला? बैलेंस है तो पहले शायद प्रॉफिट हुआ होगा और कहां डाल दिया है? सरप्लस पे। अब अगली बार फिर प्रॉफिट होगा तो फिर सरप्लस में डालेंगे, और लॉस होगा तो सरप्लस को डेबिट करेंगे, और पूरे 3 लाख तक खुशबू मैम, उसके ऊपर आएगा तो पीएल। यस, अब 3 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट डाला है। देखो, एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिवैल्यूइंग एसेट्स ऑन ईयरली बेसिस, इस कंपनी में आप लोग हर एक साल रिवैल्यूएशन कराते हो, और द रिवैल्यूएशन कैरी 31 दिसंबर 2019, यानी वो पहले का था। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इफ फेयर वैल्यू ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर को 37 लाख। तो ध्यान से देखना, पहले बुक में वैल्यू था, बुक में वैल्यू कितना लाख का था? 35 लाख, और रिवैल्यूएशन सरप्लस, पहले से सरप्लस बना के रखे हो कितना? 3 लाख। ये प्रेजेंट पोजीशन है। अब क्वेश्चन ए, रिवैल्यू कर दिया कितना लाख पे? 37 लाख। तो आपके बुक्स में वैल्यू 35 लाख है, और आपने एसेट्स का रीवैल्यू 37 लाख, तो इंक्रीज हो गया ना बेटा? इंक्रीज कितना? 2 लाख। तो क्या एंट्री लगाएंगे? PP2 रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 2 लाख। ये इस तरह से एल नहीं लिखना, आप लोग पूरा लिखना। डन, वेरी वेरी गुड। ये समझ में आया सबको? सेकेंड लास्ट बेंच गुड़िया, पीछे बैठे भाई बंधु लोग, ऑल वेल। दूसरा क्वेश्चन, रीवैल्यू कितना कर दिया? 33 लाख। रीवैल्यू किया 33 लाख,
बेटा 35 लाख का पीपी था 33, तो डिक्रीज हो गया 2 लाख। तो डिक्रीज तो पहले तो रिवॉल्यूशन सरप्लस में था ना, तो बताओ बताओ डन। क्वेश्चन सी देखो, रीवैल्यू कर दिया 31 लाख, तो डिक्रीज हो गया ना, 35 से 31 हो गया कितना 4 लाख। तो 2 PPE तो लिखेंगे ही 4 लाख, और सरप्लस में कितना रखे हैं आप लोग 3 लाख। और पीएल कितना, क्लियर है। ये सम 10 नंबर के लिए आएगा फिर कम्स। ये आपके लेवल का सम एकदम नहीं है बच्चा लोग, एकदम नहीं है। आप लोग का बड़प्पन है कि आप लोग बहुत समझदार हो, मैं किस्मत वाला हूँ कि आप समझदार बच्चे हैं। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है इंटर के लिए। मैं इस सम को छापा हूँ इंटर में यहीं से देखकर कि बेटा तू लोग का आ सकता है। एक बार रफली लिख लो, ये होमवर्क है, स्टडी मैट से मिला के कर लेना। होमवर्क लिख लेना फ्रॉम स्टडी मैट, क्योंकि 10 नंबर के लिए थोड़ा सा लिखावट भी चाहिए ना ढंग से। तो सर आप स्टडी मैट तो गंदा करवा देंगे, इसका मतलब नहीं, मोबाइल पे डाउनलोड करके कर लेना, स्टडी मैट पे गंदा मत करना। चलो छाप लो फटाफट। अब हम लोग फिनिशिंग टच देंगे, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट्स। लिखो गुड़िया लिखो, सेकेंड लास्ट बेंच आप लिखो। हाँ लिख रही हो? डन। ये आप लोग होमवर्क में रख लीजिएगा, अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है। और एग्ज़ाम में देख लेना कि फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन का एंट्री मांगा है ना, सब्सिक्वेंट टाइम पे एक्सपेक्टेड फर्स्ट टाइम का ही है, तो फर्स्ट टाइम तो सिंपल ही है, और सेकेंड टाइम में रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलो अब मेरे नाम से जो क्लास वर्क का सम रखा हुआ है उससे सोल्व कराऊंगा P18 और P17। P18 P17 है ना, ये मेरे लिए P18 5 स्टार लगाना, प्रैक्टिस प्रॉपरली। P18 बहुत अच्छा सम है, ये शायद 2 बार तो आ ही चुका है अभी 5 साल के अंदर।
आप लोग इसे प्रैक्टिस करना प्रॉपरली, और आपके स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, 15 मिनट टाइम स्पेंड करना, स्टडी मेट से मिलाकर SMSM लिख लेना। लेट्स स्टार्ट। आइए, द मशीनरी अकाउंट ऑफ ए फैक्ट्री showed a बैलेंस 19 लाख ऑन 1 जनवरी 2015। दो टाइप के सम मिलता है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक जीरो से और एक बीच से। तो ये बीच से ही है ना बेटा, क्योंकि फैक्ट्री अकाउंट और मशीनरी अकाउंट में बैलेंस है, यानी ये सब मशीन अभी का खरीदा हुआ है ना पहले का खरीदा हुआ है, पहले का। इट्स अकाउंट्स वेर मेड 31 दिसंबर ईच ईयर। वो तो देखकर पता चल गया 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस है तो 31 दिसंबर, बट फिर भी इसको इग्नोर मत मारना। एंड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV मेथड। बेटा एक थ्योरी छोड़े थे ना कि कौन सा मेथड से PLP इक्वल चार्ज होता है, आप सबने स्वाहा कर दिया था। SLM बोला था ना, WDV बोला, नोट का जगह छोड़े आए थे ना, आज करवा लेना, इस सम के बाद ही करवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स है। ओके, WDV मेथड। ऑन 1 जून 2015 न्यू मशीनरी was acquired 280 and installation charges 8920। तो ये मशीन आ गया। अब क्या है ना, यहाँ पे दो पुराना मशीन को बेचेगा। ऑन 1 जून 2015 a machine which had cost 437,400 in 2013, अंडरलाइन करना हल्का सा, 1 जनवरी 2013 को कॉस्ट था 437,400, आज बेच दिया 75,000 पे। 2013 में खरीदे थे आप लोग, उसे अभी बेच दिया 1 जून 2015 पे। और एक मशीन 437,14 में खरीदे थे, 2014 में, वॉज स्क्रैप्ड, खराब हो गया, एंड रियलाइज नथिंग, जीरो मिला, फेंक दिया, लॉस हो गया। एक मशीन खराब हो गया, फेंक दिए। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑफ 2015, अंडरलाइन, एक साल का पूछा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2015 का। अलाउ सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, मतलब डेसिमल में नहीं लिखना, राउंड अप कर देना। एक साल का प्लांट अकाउंट मांगा है, तो यहाँ पे ना चार काम है। एक तो ओपनिंग बैलेंस समझ में आ गया, एक खरीदा है वो भी समझ में आ गया, और दो बेच दिया। सोचो, एक बेचा, एक खराब हो गया, और एक क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। तो सबको मैं आराम से करूँगा, एकदम बढ़िया से आराम से बैठ के आप लोग हेल्प करो मेरे को, और घर में लिख कर प्रैक्टिस करना ये सम को। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस सम का कौन सा प्रॉब्लम कर रहे थे, 18। पेपर सेटर ने लास्ट लाइन में क्या मांगा है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मांगा है ना बेटा। यस, डेट देखो, तो डेट देखो 1/1/1 क्या 15, यस 15। टू बैलेंस BD देखो तो, टू बैलेंस BD कितना है, 19 लाख। वेरी वेरी गुड। और आज के दिन खरीदा ना बेटा, आज नहीं, कितना तारीख को, 1 जून 15 को खरीदा ना, बोलो बेटा। टू बैंक कितना में खरीदा बेटा, 2,80,000। और इंस्टॉलेशन वगैरह लगाना, फिर से टू बैंक इंस्टॉलेशन कितना, 8920। और फिर ये समझ में आया ना। फिर क्या किया, 1 जून 2015 को बेचा भी ना, बोलो बेटा। 1 जून 2015 को जब बेचते हैं ना, तो पहले आज तक का क्या लगाते, डेप्रिसिएशन, फिर बेचने का एंट्री क्या होता है बेटा, बाई बैंक। कितना में बेचा, 75,000।
जब बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉस वर्किंग नोट से लाएंगे, डन, वर्किंग नोट से लाएंगे, डन भाई। ये डेप्रिसिएशन कौन सा मशीन का, सेल वाला का, और प्रॉफिट लॉस क्या होगा पता नहीं, छोड़ दिया। फिर आज के दिन और भी कुछ हुआ क्या, नहीं आज नहीं, आज के दिन ही हुआ ना, फर्स्ट जून। अदर मशीन विच कॉस्ट 437.14 में स्क्रैप ऑन द सेम डेट, तो आज के दिन कोई स्क्रैप भी हो गया तो उसका भी तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कौन सा वाले का, स्क्रैप्ड वाले का जो खराब हो गया है ना, और ये तो पूरा लॉस ही हो जाएगा ना बेटा, क्लियर। आप एक बार सोचो, दो मशीन बेचा तो पहला मशीन बेचेंगे तो उसका जून तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे माइनस बाबा, और फिर बेचेंगे, प्रॉफिट लॉस आएगा। दूसरा मशीन स्क्रैप्ड हो गया, आप एक बार सोच लो, बेच दिया 0 पे, तो उसका भी तो 5 महीना का तो लगेगा ना भाई, बोलो अनुज बाबा, और फिर जो लॉस हुआ पीएल में जाएगा बाबा, हाँ, और साल के लास्ट में जो मशीन बचेगा उसका क्या लगेगा, बाई डेप्रिसिएशन। और पता है 10 नंबर है इसका बेटी, 10 नंबर, ठीक है। अब मैं वर्किंग नोट 1 बनाऊंगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन 1 जून, फिर लॉस ऑन मशीनरी स्क्रैप्ड ऑन 1 जून, फिर डेप्रिसिएशन का 3 वर्किंग नोट बनाऊंगा। ये कंप्लीट सम नहीं, इनकम्प्लीट है, ये आपके नॉलेज चेक करता है, पूरा सीख लिए, पढ़ लिख लिए, तब ऐसा समझ सकेंगे। तो बेटा ये क्लियर है सबका, ये फॉर्मेट क्लियर है सबका, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग ना एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर वर्किंग नोट बना के छापते चलेंगे। यस आयुषी बेटी, मैं हेल्प यू, अरे पूछ लो। यस पीछे बेटे भाई, कोई डाउट, एकदम तिनका से भी डाउट नहीं होना चाहिए। 1 घंटा ले लेंगे बट समझाएंगे अच्छा से। उधर भाई तीनों हीरो, तीनों एक साथ छुट्टी मारते हो, मैं चाहूंगा तीनों एक साथ फाउंडेशन का मिठाई लेकर आना, समझे क्या, उसके थोड़ा टेस्ट अच्छा से देना तीनों। भाई प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट कुछ तो होगा ही, 1 जून को बेचेंगे, एक लाइन छोड़ देना। यस कृतिका डन, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़े। तो अपने को करना क्या है, ये जो मशीन को बेचे हैं उसका हिसाब किताब करते हैं। देखो तो बेटा कब खरीदे थे ये वाला मशीन, 1 जनवरी 13 ना। वर्किंग नोट 1 बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन कितना तारीख को बेचे, 1 जून 2015। तो बेटा जब से खरीदे तब से शुरू करेंगे इसका हिसाब किताब, बोलिए
कितना तारीख को खरीदे थे? 1 जनवरी 1113। कॉस्ट क्या था? 437,400। इसका डेप्रिसिएशन तो दिसंबर पे लगता है, लेस डेप्रिसिएशन का रेट 10%। 1114 3 6, तो 14 में भी लगा होगा डेप्रिसिएशन। 3,9,3,6,6। वेरी गुड। 1115 बुक वैल्यू 294। 1115 का आ गया ना? 15 ही तो कर रहे हैं ना हम लोग, तो 15 में भी तो 5 महीना यूज किया है ना आप लोगों ने, तो कब तक मार दूं डेप्रिसिएशन? सही है ना? लेस डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 5 मंथ्स। 354,294 पे 10%, 5/12। वेरी वेरी गुड। 1462 राउंड ऑफ करके बोलना। तो 1 मई 15 का बुक वैल्यू 339,532 और सेल्स वैल्यू कितना है बेटा? 26,532। अब हम लोग यहाँ से इस साल का डेप्रिसिएशन ले जाएंगे ना वहाँ पे। देखो आप जगह छोड़ के आए थे, बाई डेप्रिसिएशन है ना, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 लिखकर 14762। सही है ना? मई तक का कुछ गड़बड़ है क्या? क्या गड़बड़ है भाई? वो 6 को बेचा है क्या? 16, हाँ डेट 16 1 जून है भाई। डन। डेप्रिसिएशन ठीक है ना? ओके ये ठीक है। पहले लिखो डेप्रिसिएशन 1 जून को अपने लेजर पे लिखा, और लॉस का भी जगह छोड़ के आए थे, बाई पीएल भी लिखिए 264,532 264,532 ये भी लिख लिया। अब सुनो ना, यहां से एक छोटा सा और एक बात आएगा, वही बहुत एडवांस है। देखो आपके पास जो मशीन था ना, उसमें से एक मशीन को बेच दिया तो उसका वैल्यू भी तो हट जाएगा ना। तो देखो तो उसका वैल्यू 1 जनवरी को कितना था? 354,294। ये मैं कराऊंगा अभी वर्किंग नोट तीसरा पे। अरे देखो आपके पास 19 लाख का मशीन था ना डेबिट साइड में, उससे 2 मशीन कट जाएगा ना। अरे आपके पास 3 मशीन था, एक मशीन बेच दिया, एक मशीन खराब हो गया, और तो कुछ बचेगा ना। तो ओपनिंग बैलेंस से देखो, ओपनिंग बैलेंस 1115 को 19 लाख था ना, उससे एक मशीन जिसको बेच दिया उसको तो ब्रेकअप पार्टी करते ना, तो 1115 का ये वैल्यू उससे माइनस होगा। वर्किंग 3 पे होगा, मैं बताऊंगा, वो मैं करूंगा, आप नहीं सकोगे, बस अभी हिंट दे रही है। समझ में आ गया? चलो अब फटाफट बताओ यहाँ पे क्या क्या लिखे हो आप लोग। सेल डेप्रिसिएशन 162 और लॉस हो गया ना, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 डाल देना, जो वर्किंग नोट चेक कर लेंगे। लॉस हो गया 264,532, ये वर्किंग नोट 1। और एक मशीन स्क्रैप्ड हो गया, उसमें भी तो भयंकर लॉस होगा हमारा।
जो वैल्यू रहेगा 0 बन गया। चलिए वर्किंग नोट 2 मैं करता हूं, आप लोग देखना और हेल्प करना, डेट गलती नहीं करना। अभी ये नहीं रहता तो पूरा बर्बाद ही हो जाते हम लोग। वर्किंग 2, सबको इसको मिठाई खिलाना। लॉस ऑन मशीनरी स्क्रैप्ड, कब स्क्रैप्ड हुआ देखो तो तारीख, ऑन 1 जून 15। खराब हो गया ना, बोलो भाई। ओके देखो तो कब खरीदा था, कब खरीदा था, 1 जनवरी 14, 1/1/14। कॉस्ट, कॉस्ट बताइए, 4,37,000। तो सर हम लोग इसका 14 में डेप्रिसिएशन लगाए होंगे 10% के हिसाब से। वेरी वेरी गुड सर। 1/1/15 को भी उसका वैल्यू आ गया 393300। और इस साल तो 1 जून को खराब हुआ ना, सही है ना, तो 1 जून तक तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। कैलकुलेशन बताना, 393300 पे 10%, 5 मंथ्स का 16388, और ये 1615 का बुक वैल्यू 3791, और ये स्क्रैप्ड हो गया ना बेटा, तो वैल्यू 0 हो गया उसका, तो ये क्या हो गया, लॉस 376912। तो देखो बेटा, आपने अपने लेज़र में 1615 को जगह छोड़ा था, दूसरा मशीन का 5 महीना यूज़ किया, उसका डेप्रिसिएशन का नोट 2 लिख देना ब्रैकेट में। अपने मेन आंसर पे आइए, 16388 लिखे, और देखो तो अपने मेन आंसर पे बोला सर लॉस हो गया हमारा, मशीन 0 हो गया, खराब हो गया, कुछ नहीं मिला। तो 376912 का मशीन 0 हो गया तो कितना लॉस हो गया, 376912। ओके, ये भी हो गया ना। आप लोग मेरे को भी हेल्प करो, हमने आपको हेल्प किया ना, आप भी हेल्प करो। 16388, और लॉस भी है सब, वर्किंग 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 2 लगा देना, 3912। ठीक है, आपने लिख लिया। अभी भी हमारे पास कुछ मशीन तो बचा होगा ना, क्योंकि हमारे पास तो और भी नया मशीन भी है। ये जो 19 लाख का था ना, उसमें हम लोग मान लेते 3 मशीन था, एक मशीन को बेच दिए, दूसरा मशीन धोखा दे दिया, और भी तो बचा होगा उसका, और प्लस नया भी तो खरीदा है ना, तो 2 मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे बस। वो भी थोड़ा ट्रिकी है, आराम से। तो आप लोग लेजर तो मेरे साथ ही बना लिए, दोनों वर्किंग नोट टन 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 छाप लो, फिर वर्किंग 3 आराम से करेंगे। किसी को कहीं डाउट, किसी को थोड़ा भी तकलीफ तो पूछ लीजिए।
वर्किंग नोट 1 हुआ, वर्किंग नोट 1 डन ना। वर्किंग नोट 2 कीजिए। ये डन, छवि रानी डन, यस ना नो। अब ध्यान से सुनना, वर्किंग 3, depreciation on 31/12/15 बोर्ड पे देखना बच्चा लोग, बोर्ड पे देखेंगे आपके पास ये जो मशीन दिख रहा है टू बैलेंस BD, मान लेता हूँ मैं वहाँ पे 3 मशीन था, M1, M2, M3 या 10 मशीन था, उसमें से 2 तो बेच दिया ना आपने, बोलिए। तो जो मशीन बेच देंगे तो उसका ब्रेकअप पार्टी भूल गए क्या? नहीं भूले ना, तो उसको हटाएंगे ना। तो ये जो 19 लाख का वैल्यू है 1 जनवरी को, 19 लाख का वैल्यू है 1 जनवरी को, उसमें से देखो तो एक मशीन बेचा है तो वो उसको ब्रेकअप करेंगे, उसका वैल्यू माइनस कर देंगे, और एक मशीन स्क्रैप्ड हो गया उसका भी माइनस करेंगे, बट 1115 का माइनस करेंगे। ये वैल्यू 19 लाख कब का वैल्यू है? 1115 का। आप लोग कुछ नहीं करो बेटा, मैं पूरा एकदम टाइम लेकर आया हूँ आज, एकदम टाइम लेकर। जो भी आज सम्स करेंगे ना तो ऐसे वैसे नहीं, अच्छे सम्स है, बहुत टाइम लेकर है। आप लोग एकदम कछुआ की तरह बन के रहो। तो 1115 को कितने मशीन्स थे हमारे पास? मान लेते हैं कितने मशीन? 3, तीनों का मिलाकर वैल्यू कितना है? 19 लाख। 1 जनवरी को, तो उसमें से 2 मशीन तो बेच दिया आपने, स्क्रैप एंड सोल्ड, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 1115 का वैल्यू माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। और एक नया नवेला मशीन आया है 1 जून को आया, तो 1 जून से लेकर दिसंबर, होश में बोलना, 6 महीना मत बोल देना, 7 महीना का लगा देंगे और सम खत्म। तो सर कितना माइनस करो? ये जनवरी 1 का वैल्यू है, 1115 के दिन जिसको बेचे उसका कितना वैल्यू था? बोर्ड पे देखिए, 354294 माइनस कर देंगे, ब्रेकअप पार्टी बेच दिया है ना, बेच दिया उसको, 1115 का वैल्यू माइनस कर देंगे ना? क्यों कर देंगे? उसको बेच दिया। और भी स्क्रैप हुआ है क्या? तो 1115 ये भी तो बेच ही दिया जीरो में, ये भी माइनस कर देंगे, और जो वैल्यू बचेगा वो हमारा बचा हुआ मशीन का है। डेप्रिसिएशन, इसलिए ध्यान से देखना, इसको करीबन 5 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग में वो आएगा, मतलब परफेक्शन आएगा। 1115 को बुक वैल्यू कितना था? बुक वैल्यू 19 लाख लेस बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड 1115 है, तो 1115 का बुक वैल्यू देखो तो वर्किंग 1 से कितना था? 1115 का वैल्यू 354
294। अरे ब्रेकअप कर रहे भाई, जिसको बेचा उसको हटा देते। और है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी स्क्रैप्ड 1115 का, वर्किंग 2 से 1115 के दिन क्या वैल्यू था? 393300। यस, अब बच गया बाकी का वैल्यू, बुक वैल्यू 1115 रिमेनिंग मशीन का 1152406। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे एट द रेट 10% ऑफ 1152406 और डेप्रिसिएशन ऑन पीएम परचेज ऑन 1 जून 15। एक बार दोनों को जोड़ के बताइए ना अपने वर्किंग नोट से, अपने लेजर से। एक पीएम खरीदा था ना, एक पीएम खरीदा था बाबा, एक पीएम खरीदा था, अपने लेजर में डाल दिए हो, देखो ना। 2880 पे कितना परसेंट और कितना महीने के लिए, कितना महीने के लिए? 7 168 132095 डन। ये वाला एक बार में नहीं समझेंगे आप लोग, देखना फिर से। 1115 को बुक वैल्यू कितना था बेटा? 19 लाख। ब्रेकअप करते ना, ब्रेकअप करते, जो सोल्ड करते उसका हटा देते, याद है ना आप लोगों को? तो सोल्ड किए थे तो उसका वैल्यू कितना था? 354294। 11 है तो 11 का ही देखेंगे, जून का नहीं देखेंगे। और जो स्क्रैप्ड हो गया उसका भी वैल्यू क्या करेंगे? हटा देंगे 393300। अब जो बच जाएगा 19 लाख 3 मशीन का था, M1 M2 M3, M1 बेच दिया, M2 धोखा दिया, तो हमारे पास कौन सा बचेगा? M3। एज्यूम कर रहा हूँ, सेल्फ नोट, ये टॉपिक ही ऐसा है, एक बार में दिल है कि मानता नहीं, दिल तो आखिर दिल है, दिल मांगे मोर, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समझा रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ। अब कितना बचा बेटा? 19 लाख से माइनस 354294 माइनस 393300, ये सब कर देंगे 11526। ये सब में यही टफ था, इसके लिए मैं होमवर्क नहीं दिया और अपने लिए रखा। सेकंड टाइम समझा रहा हूँ, समझ में आया? अगर नहीं समझोगे तो और समझाऊंगा, फिर तीसरे तरीका से समझाऊंगा। बट आज तक हम लोग क्या किए थे? कॉस्ट को ब्रेकअप करते थे, है ना? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, 12 पास थोड़ा ना करने जा रहे हो, तो हो ही गया। पूरा हर एक एंगल से सीखना है आपको। दिस इज कंफर्टेबल? पक्का? ये वाला क्वेश्चन बाबा मैं एग्जाम में देने वाला हूं, ध्यान रखना। एकदम 1 रुपया भी गलती नहीं होना चाहिए किसी का भी। छाप लो, पहले अपना मेन आंसर कंप्लीट करो बेटा। बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 3 लिखो, अपने मेन आंसर पे लिखो, लेजर पे लिखो, लेजर पे लिखो, वो लिख लिया। बाय डेप्रिसिएशन 132095, लेजर क्लोज कर लीजिए। बाय बैलेंस सीडी कर लीजिए। कंप्लीट सम होने से तो कर ही लेते, 1 साल का लेजर पूछा है तो थोड़ा सा फंस सकते हैं आप लोग।
क्या क्या सम बचा मेरे लिए भाई लोग? देखो ना, 11, 12, 17 तीनों प्रोविजन का सम है। 3 ही बचा क्या? सिस्टर राजस्थान से शिफ्ट हो गई ना, तो वर्किंग 3 डन। मेरा दिल चाहता है एक बार और बता दो बच्चों को, घर में तकलीफ नहीं होना चाहिए। किसको सुनना है? ओके, पैसा वसूलना है उसको, ठीक है। बता रहा हूं। पहले इसको छाप लिया क्या? इसको छाप, वर्किंग नोट छाप लिया? राहुल बाबा, दिल मांगे मोर। ठीक है, राहुल बाबा बोलते नो मोर, दिल भर गया। ठीक है बेटा, मैं एक बार और समझाऊंगा और लिख भी देना। ट्रिकी प्रैक्टिस प्रॉपरली। इस वर्किंग नोट के सामने ट्रिकी प्रैक्टिस प्रॉपरली। सी वर्किंग 3 अच्छा से प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं समझाता हूं, फिर से एक बार इसको छाप लो। ऐसे 2 बार लिख रही हो क्या? एक ही बार लिख रही हो? इतना टाइम लग रहा है, ये छोड़ा लो, लिख के बैठ गया। डन। हम लोग पढ़ते थे, बहुत सारे मशीन है, एक साथ में 3 मशीन है, बेच दिया तो उसको कैसा पार्टी देते थे? संडे पार्टी, द ब्रेकअप पार्टी। तो हमारे पास भी 3 मशीन्स थे, तीनों का वैल्यू 19 लाख। 2 मशीन बेच दिया तो फिर उनका भी 2 बार ब्रेकअप पार्टी। तो ये 19 लाख कितने मशीन का वैल्यू है? 3 मशीन का। अरे बेटी देखो, सुनो, आपके रिक्वेस्ट पे 19 लाख कितने मशीन का वैल्यू है? 3। उसे मशीन 1 बेच दिया तो ब्रेकअप करेंगे, कॉस्ट पता नहीं है, WDV है, तो उसका WDV माइनस कर दिया। तो कितने तारीख का? ये 19 लाख कौन सा तारीख का वैल्यू है? 15। तो जो इसको बेचेंगे उसका भी 1 जनवरी का वैल्यू हटाएंगे। और एक मशीन खराब हो गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू बेच दिया, तो 2 बार ब्रेकअप पार्टी हो गया। और जो बच गया उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, उसका वैल्यू। तो बोलो बेटा क्या समझाओ?
वो पक्का पैसा वसूलना चाह रही थी, उसको कुछ पूछने ही नहीं हो गया, उधर भी पैसा वसूल लो भाई, पक्का मेरे टेस्ट में गलती नहीं करना, बड़ा दुख लगेगा, मैं लग लग के समझा रहा हूं, छोड़ो इसको, सुनो। और डेप्रिसिएशन कितना आया, वर्किंग 3 ने बताया 132095, बाई बैलेंस CD 1116, टू बैलेंस BD, टोटल कितना आया, डन। अब मैं आप लोग को एक बहुत अच्छा तगड़ा थ्योरी जो WDV पे एक 3 लाइन छुड़वा के आए थे उस पे आओ। ट्रू फॉल्स सब कॉपी में कर लीजिएगा भाई। MCQs का 36, 37, 38 भी करना है, याद दिलाना। MCQs का 34, 36, 37, 38 भी करवाना है, अभी भूल जाएंगे, याद दिलाना आप लोग। MCQs का 34, 36, 37, 38 टॉप क्लास कंसेप्ट है। WDV मेथड, यस, एक लाइन का नोट, 2-3 लाइन छोड़ा था ना, यस, ये देखेंगे आप लोग बोर्ड पे। $10,000 का एसेट है, SLM WDV 10% है, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 1 पे भी डेप्रिसिएशन कितना 1000, ईयर 2 पे भी, ईयर 3 पे भी 1000। WDV मेथड पे ईयर 1 पे, सेकेंड ईयर पे 810, ये सबको पता है बेटा। एक एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका PL में 2 खर्चा आता है, एक तो डेप्रिसिएशन भी आता है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आता है। एक एसेट के लिए जब मैं AC खरीदता हूँ तो AC का खर्चा भी डेप्रिसिएशन भी PL में आता हो, आप तो जानते ही हो, और इसका मेंटेनेंस पे भी खर्चा लगता है, ये भी जानते हो। आप बाइक खरीदोगे, कार खरीदोगे तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो एक बात बताइए, नया मशीन का रिपेयर का खर्चा ज़्यादा होता है ना पुराना मशीन का? पुराना। तो नया इनिशियल स्टेज में रिपेयर कम होता है, और जैसे जैसे मशीन बुढ़ा होते जाता है रिपेयर ज़्यादा। तो आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हो, रिपेयर भी चार्ज करते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में 200 रुपया रिपेयर का लगा फॉर एग्जाम्पल, तो आगे चलकर क्या हो जाएगा 300, फिर आगे चलकर क्या हो जाएगा 400 फॉर एग्जाम्पल। और WDV मेथड भी फॉलो करो, कोई बात नहीं, रिपेयर 200, 300, फिर कितना 400 फॉर एग्जाम्पल बताया हूं मैं। तो SLM क्या बोलता है, ओके, WDV क्या बोलता है, शुरू में ज़्यादा डेप्रिसिएशन और रिपेयर कम, शुरू में ज़्यादा डेप्रिसिएशन और रिपेयर कम, और धीरे 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 बाद में डेप्रिसिएशन कम और रिपेयर ज़्यादा। तो एक डेप्रिसिएशन कमते जाएगा और रिपेयर बढ़ते जाएगा, तो एक बैलेंस्ड हो जाता है। कौन सा मेथड पे? WDV। और SLM में क्या 1000 तो है ही, देखो ना, ये 1200, ये 1300,
और ये 1400, और इसका देखो यूनिफॉर्म ही रहेगा 1200, मेरे को मैथ्स कम आता है, ये भी 1200। तो देखा बेटा आप लोग। सो WDV मेथड गिव्स यूनिफॉर्म चार्ज। ये आपको 11 में सिखाया था, उसमें आप बच्चे रहते हो, आपको कहाँ याद रहेगा ये सब। तो बट WDV मेथड 11 का ही थ्योरी है ये, बट विजुअलाइज किया जाएगा यहाँ पे। हो गया खत्म। दैट्स इट। सो कौन सा मेथड इक्वल चार्ज? WDV। हाउ इट गिव्स इक्वल चार्ज? इट शुरुआत पे इनिशियल स्टेज पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा, रिपेयर कम, और बाद में डेप्रिसिएशन कम, रिपेयर ज़्यादा। कोई बोल रहा है कि 1200 कैसे आया? मैथ्स कम होता है इसलिए 1200 आया। लो 1210। ले तो कोई बोलेगा सर को प्लस भी करना नहीं आता, आपको फीलिंग्स तो सोचना पड़ेगा, प्लस माइनस के लिए मेरे पास थोड़े ना आए हो। डन, दैट्स इट। एकदम तगड़ा थ्योरी है। हाईलाइटर से हाईलाइट करके नोट नंबर छोड़े थे ना। या WDV मेथड result equal charge in PL because at initial period depreciation is more and repair is less, because at initial period depreciation is more and repair is less, and later on depreciation will be less and repair will be more, या हाई, लो, हाई, लेस, मोर, कुछ भी लिख लो। हम लोग का इंग्लिश उतना मैटर नहीं करता, कॉमर्स वाले का। ठीक है, डन। तो अगर किसी को एग्जाम्पल चाहिए तो ये एग्जाम्पल है, बट प्रैक्टिस के लिए नहीं है। बट आज के बाद याद रखना, बोलेगा कि कौन सा मेथड में इक्वल डेप्रिसिएशन होता है तो SLM, और PL पे इक्वल चार्ज होता है तो WDV। अब फटाफट वो 3-4 अच्छा MCQ टिक मार्क किए थे ना, उसको सल्टाते हैं, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के सम पे आ जाएंगे, या कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाने का काम तो आज मेरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये मन है किसी को देखना है अच्छा से, घर जाके हम देखेंगे, घर में अपने सीनियर्स को दिखाएंगे, मम्मी को दिखाएंगे, देखो मम्मी आप भी कॉमर्स की हो, हम भी कॉमर्स के, आप बोलो तो कौन सा मेथड भी इक्वल, मम्मी SLM बोल देगी। नो मम्मी, WDV। चलो डन। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा यूट्यूब से। देखो तो यूट्यूब आप लोग ने सब्सक्राइब किया प्रेरणा का यूट्यूब चैनल? जो सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो, नहीं तो आज से बंद ही कर देंगे तुम लोगों को। किया हुआ तो देखो ना, बहुत लोग नहीं किया होगा। सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके देखना, प्लेलिस्ट में मिलेगा आप लोग को रिवीजन का वीडियो भी मिलेगा, पुराने बैच का रिवीजन का वीडियो। अगर रिलेवेंट चैप्टर होगा तो वहाँ से भी देख लेना। और अभी BRS पूरा मिलेगा शायद, डेप्रिसिएशन पूरा आ गया। डन, आ गया डेप्रिसिएशन का लेक्चर। बिल्स का भी डाल देंगे अभी। सर पूरा सिलेबस डालोगे, हमारा पैसा गया? नहीं, पूरा सिलेबस नहीं, बहुत डालेंगे। अभी भी एक क्लासिकल बात बताएंगे, लाइफ टाइम काम में आएगा। MCQ से कौन सा था बेटा? 4 MCQs मार्क करवाए थे ना? ये जब आप लोग
ऑडिट में जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन, ऐसा सिचुएशन मिलेगा। आपने सुना होगा, आपके घर में ही होगा, नीचे दुकान ऊपर मकान। गांव में तो होता है आगे दुकान पीछे मकान, बट शहर में तो जगह ही नहीं है। किसी का तो होगा नीचे दुकान ऊपर मकान, पक्का? किसी का नहीं है? कहां पे? फैंसी में तो होगा ही नीचे दुकान ऊपर मकान। डिब्रूगढ़ में आगे दुकान पीछे मकान, जगह बहुत है उधर तो। हम लोग तो गांव से है ना। ओके, एक बिल्डिंग है आयुषी का, 10 लाख फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख का बिल्डिंग है, नीचे दुकान ऊपर मकान, तो डेप्रिसिएशन नहीं, ठीक है बोला, नीचे दुकान ऊपर, तो डेप्रिसिएशन क्या आपके मकान का लगेगा ना दुकान का, तो डेप्रिसिएशन ओनली 50% पे मिलेगा। जहां पे दुकान है उतना का ही मिलेगा। बस इतनी ही बात है, खत्म। ये रियल लाइफ पे हमेशा होता है। जितना वन में इंडिविजुअल्स का इनकम टैक्स फाइल देखोगे ना, हमेशा ही होता है। और एक कार के साथ, कार रहता है, कार बिजनेस में भी यूज करते हैं, और मंदिर भी जाते हैं, कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर जाएंगे तो पर्सनल और उधर बिजनेस। तो ये एकदम कॉमन आइटम है, मतलब आपको लाइफ टाइम मिलेगा ये एग्जाम्पल। 38 out of 4 floors of building, that is आईसी का ना, आईसी का 4 फ्लोर का बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर स्टोर हाउस फॉर ट्रेडिंग गुड्स। ग्राउंड फ्लोर वो बिजनेस में यूज हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर ऑफिस में यूज हुआ, ये भी बिजनेस। तो 4 फ्लोर में 3 फ्लोर, एंड थर्ड फ्लोर यहां बैठ के वो प्रैक्टिस करती है, अपना अकाउंट्स वगैरह रहती है। तो ये देखो आयुषी का घर बना दिया, इतना जल्दी घर बना दिया। ओके, 4 फ्लोर में। तो ये बिजनेस में, ये बिजनेस में, ये बिजनेस में, और ये रेसिडेंस। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना? 80,000। अब द डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग टू बी शोन इन बिजनेस बुक्स, बिजनेस के लिए कितना आएगा? या 4 फ्लोर हो गया ना, 80,000 कितना फ्लोर का? 4 का। तो बिजनेस में कितना यूज किया? 3। हाउ मच? 60,000। फटाफट वहीं पे कर लो, 80,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, ये डन। 37 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, 37 के पहले आप लोग एक ट्राई करो तो 34 ट्राई करो, 34 थोड़ा कोशिश करो तो 34। कल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बहुत सम कराएंगे। सेल कर दिया 30,000 में, सेल कर दिया, टोटल डेप्रिसिएशन 50,000, कॉस्ट 10,000 और लॉस 10,000। कॉस्ट क्या है? तो बेटा आप लोग को सिखाया गया था कॉस्ट से क्या माइनस करते हैं? प्रोविजन। तो फिर क्या बनता है? WDV, और फिर उससे सेल प्राइस, तो फिर क्या बनता है बेटा? लॉस। तो क्या क्या दिया है? सेल किया कितना में? 30, और लॉस कितना हुआ? 10। तो बता सकते हैं WDV कितना था? 30,000 में बेचा, लॉस हो गया तो कितना? 40, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना दिया? 50। तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कितना होगा बेटा? 90, या कॉस्ट माइनस प्रोविजन इज इक्वल टू WDV। तो WDV 40,000 है। समझ में आ गया होगा एवरीवन? समझ में आया क्या?
तो WDV कॉस्ट पता नहीं है, प्रोविजन पता है 50, WDV पता है 40, तो कॉस्ट इज इक्वल टू, आपके मैथ्स के टीचर ऐसे सिखा देंगे, है ना। WDV पता नहीं है, WDV माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू लॉस होता है ना, सक जाएंगे सबको ही। ये ट्रू फॉल्स के लिए। पहले WDV कैलकुलेट कर लिया, 40 कॉस्ट माइनस प्रोविजन WDV होता है। नेक्स्ट बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट 37। बेटा आप लोग में से कोई कोई बच्चा इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा है ना, बोलो भाई। 11 में पढ़ते थे ना, 11-12 में इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज करते ना, बट एसी का कभी भी वैल्यूएशन नहीं करते कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बिकॉज इन्वेंट्री बेचने के लिए रखे। क्या एसी बेचने के लिए रखे क्या? एसी का हमेशा वैल्यूएशन करते कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, कभी भी नहीं बोलते कॉस्ट और एनआरवी। बोलो बाबा एसी के नीचे बैठे हैं, कभी बोलते हैं इसके साथ? बट इन्वेंट्री के साथ क्यों बोलते कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर? बिकॉज बेचने के लिए, और एसी तो ठंडा ठंडा कूल कूल हवा खाने के लिए, नॉट फॉर सेल। तो एसेट्स, फिक्स एसेट हमेशा WDV पे रहता है। बट अगर आप बिजनेस बंद करने वाले हो, क्या करने वाले, तो एसी को म्यूजियम में सजा के रखोगे ना बेचेंगे। जब कोई व्यापार बंद करने वाला है तो इन्वेंट्री के साथ साथ एसी भी बेचने वाला है, तब एसी का भी वैल्यूएशन एनआरवी पे करेंगे। किस पे? एनआरवी पे। इफ अ बिजनेस प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू, अंडरलाइन, आप डिसकंटिन्यू करने वाले हो फ्रॉम मार्च से दुकान बंद, तो एसी क्या करेंगे? बेचेंगे। एंड डिसाइड टू सेल ऑल एसेट्स विद इन 4 months। बेटा आप लोग को एक कंसेप्ट सिखाया जाता था 11 पे, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। बिजनेस का लाइफ अनलिमिटेड पीरियड तक एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑयल पी के आता रहे, चलते रहेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। बट बंद करने वाले हो तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं लगेगा, बंद होने वाला है। The balance sheet on 31st March, balance sheet on 31st March should indicate asset। कॉस्ट में तो कभी आता ही नहीं एसेट। कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट तो एसेट्स के साथ लिखना ही नहीं। एसेट्स या तो दिखाते कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करके, अरे हमेशा क्या दिखाते थे? कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस। लेकिन अब की बार बेचेंगे ना, अब की बार बेचेंगे ना, ऐसे बोलना चाहिए। आपकी बार 300 पार, मतलब 400 का एग्जाम होता है ना, तो 300 पार। हाँ मेरे अंदर से निकलने वाला था 350 पार, क्योंकि प्रेरणा का बेस्ट कभी नया सिलेबस में कितना गया? 344। तो अब की बार 350 पार, और इतना भर भर के आप लोग के लिए स्कॉलरशिप गिफ्ट्स वगैरह है। मैं आप लोगों ना अभी थोड़ा सा और फ्लो में आओ तो बताएंगे। इसीलिए इस बार से बाहर से 2 टीचर को बुला रहे। अभी एक टीचर मैम का फाइनल करने वाला हूँ मैं 25 या 26 मई को, फिर एक टीचर का फाइनल करने वाला हूँ जुलाई में, फिर उनको बोलेंगे एक बार अगस्त में भी आ जाना। 2 टीचर को ला रहा हूँ। अब की बार एकदम 300 पार, 350 भी पार कर दो। और मैं तो एकदम पूरा एकदम हर एक ट्यूसडे को ही टेस्ट में लगा ही रहूँगा। तो आप लोग 2 पेपर में 90+ कर दिए ना, बस हो गया हम लोग का कल्याण। सुनो ना, हाँ तो कौन सा वैल्यू पे दिखाएंगे? एनआरवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लिख लेना, बिजनेस बंद होने वाला है, एसेट बेचेंगे, इसलिए एनआरवी। बिजनेस बंद होने वाला है, एसेट्स बेचेंगे, हिंदी में लिख लो। बिजनेस बंद, इंग्लिश में तो लिखा ही है ना क्वेश्चन में, हिंदी में लिखो।
क्या बिजनेस बंद होने वाला है, एसेट बेचेंगे, इसलिए कौन सा वैल्यू, एनआरवी, इसलिए एनआरवी। अगर बिजनेस चलते रहेगा तो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। इतने सारे सम्स के याद है पहला दिन कितना सिखाया था, बैलेंस शीट वगैरह, होमवर्क दिया था, चेक भी नहीं किया हमने, वो एक बच्चा होमवर्क। तो ये एक पावरफुल क्वेश्चन है। 38 36 तो आप लोग देखोगे तो पूरा हिल ही जाएगा आपका दिमाग। 37 हो गया ना। नेक्स्ट ट्यूशन कितना बजे है? 5:30। चलो आज छोड़ते हैं, ये मैं कराऊंगा, मेरे नाम पे लिख लो 36। होमवर्क अच्छा से सुन के जाना। 36 ट्रू फॉल्स आराम से धीरे धीरे लिख लेना, मैं चेक नहीं करूंगा, कभी सरप्राइज चेक कर लूंगा कॉपी, और नहीं होगा तो पकड़ के यहीं पे लिखाएंगे जितना चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ध्यान रखना। और सुनो, प्रोविजन का आप लोगों ने लेक्चर देखा, प्रोविजंस का बोले थे ना देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बोलो भाई। तो ये होमवर्क ले लो ना, P11 का अकाउंटिंग कोशिश करना, P11 अकाउंटिंग वर्किंग नोट किया था, लिख लेना ना अकाउंटिंग। P12 का भी जितना सकना अकाउंटिंग करना। और ये कौन सा बच्चा था मेरे नाम का, P17 इस नहीं वर्किंग हुआ है, उसका लेजर वगैरह करना है ना, तो कल में हम लोग कंप्लीट करना है। इसका भी जितना हो सके अकाउंटिंग करना। तो तीनों सम का अकाउंटिंग, और कुछ नहीं है ना। ट्रू फॉल्स आराम से करना, कल नहीं चाहिए। और सुनेंगे या बिल्स में एक डॉन वाला सम बाकी था ना, डॉन वाला सम का 1 करवाए थे ना, बाकी का 3 भी करवाएंगे कल। तो कल बिल्स वाला कॉपी भी लेकर आना। कल डेप्रिसिएशन कंप्लीट, बिल्स कंप्लीट, और परसों से रेक्टिफिकेशन। नाउ छुट्टी, एंजॉय योर संडे।